अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नायद और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एनएलई पार्ट 2 को कैसे पास करते हैं। एनएलई पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कौन कौन सी बुक्स आप लोगों ने यूज़ करनी है, कौन सी वीडियोस आप लोगों ने देखनी है और कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने एनएलई पार्ट 1 पास कर लिया है। हमने एनएलई पार्ट 1 के बारे में भी वीडियोस बनाई थी और लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करने की कोशिश की थी और माशाल्लाह इम्तिहान के बाद बड़ा अच्छा फीडबैक आया कि सर आपकी वीडियो ने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया है और एग्ज़ाम पास करने में हमें काफ़ी मदद मिली है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक और हम आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं एनएलई पार्ट 2 के बारे में। तो एनएलई पार्ट 2 की वीडियोस के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम का पता होना चाहिए कि होता किस तरह है। इसमें बिल्कुल ये उसी तरह एग्ज़ाम होता है जिस तरह हमारे वक्तों में पीएमडीसी होता था और पीएमडीसी का लास्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप होता था जिसमें डिफरेंट स्टेशंस होते थे, इसी तरह एनएलई का जो पार्ट 2 है ये भी आस्की टाइप ऑफ एग्ज़ाम है जिसमें आप लोगों के मुख्तलिफ स्टेशंस होंगे, जिसमें से कुछ सर्जरी और मेडिसिन के मैंडेटरी स्टेशंस हैं और उसके बाद आप लोगों के कुछ ऑप्शनल वो भी हैं, स्टेशंस भी हैं। तो आप लोगों को डिफरेंट स्टेशन से पास आउट होना पड़ेगा। तो स्टेशन में इस तरह होता है कि जब भी आप एक रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का एक एग्जामिनर होता है, उनके साथ एक पेशेंट पड़ा होता है, रियल पेशेंट, ठीक है, कोई उसमें वो नहीं होते दूसरे जो हम एग्ज़ाम्स में यूज़ करते हैं जो आपके मेडिकल कॉलेजेस में वो बॉडीज़ पड़ी होती हैं, वो नहीं होती। इसमें एक रियल पेशेंट होता है, एग्जामिनर ने आपके साथ बिठाया होता है और जब भी आप एग्ज़ाम में रूम में एंटर होते हैं तो एग्जामिनर कहता है कि बेटा आप इस पेशेंट को, लेट्स सपोज वो कहता है कि आप एब्डामन को एग्जामिनेशन करो। अब ओके, जब आपने उसकी कमांड सुनी है कि एब्डामन को एग्जामिनेशन करो तो आप लोगों ने पूरे एब्डामन को एग्जामिन करना है, ऑब्जर्वेशन भी करनी है, पाल्पेशन भी करनी है, परकशन भी करनी है, स्कल्टेशन भी करनी है, सारा कुछ करना है। इसी तरह जब वो एग्जामिनर कहते हैं कि अगर एग्जामिनर कहते हैं कि बेटा इसके लिवर को पाल्पेट करो तो फिर आपने जस्ट लिवर को पाल्पेट करना है, आपने पूरे एब्डामन के एग्जामिनेशन नहीं करना है। तो बहरहाल इस तरह आप लोगों ने सबसे पहले उस पेशेंट को एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन के बाद टीचर कहता है कि बेटा बैठ जाओ, मुझे यहाँ डेमोस्ट्रेट करो कि आपने इससे क्या सीखा है। तो फिर दूसरी पॉइंट पे आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन होगी कि आपने एग्जामिन में जब पेशेंट को एग्जामिन किया है तो इसमें आप लोगों ने क्या सीखा है। थर्डली वो आप लोगों से ये पूछेगा कि चंद एक क्वेश्चन पूछेगा। लेट्स सपोज अगर उसने बोला है कि लीवर को पाल्पेट करो तो फिर वो आप लोगों से पूछता है कि हिपैटोमेगैली, लीवर बड़े होने की कॉजेज़ क्या है, हिपैटोमेगैली की कॉजेज़ क्या हैं। या आप लोगों से पूछता है कि टेंडर लीवर की कॉजेज़ क्या है। या अगर स्प्लीन है, स्प्लीनोमेगैली है, तो फिर वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि स्प्लीनोमेगैली की कॉजेज़ क्या है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एक सिनेरियो दे दिया कि आप लोगों से कैसे एक एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाते हैं तो आस्क की एग्ज़ाम जो होता है वो आप लोगों से कैसे लिया जाएगा। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट वे तो ये है कि क्लिनिकल बुक्स में से जो सबसे बेस्ट बुक लगी है, जो मैं अपने एमबीबीएस ईयर से यूज़ करता रहा हूँ क्लिनिकल स्किल सीखने के लिए, वो मैक्लॉड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। इसके अलावा दूसरी बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट क्लिनिकल बुक लगी है वो मैक्लॉड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि और इसके साथ साथ यूट्यूब पे पर अगर आप लोग जाएं तो वहाँ पे मैक्लॉड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन का पूरा अपना एक चैनल है जहाँ पे वो मुख्तलिफ बॉडी के मुख्तलिफ अज़ा को, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी आपको सिखाते हैं। तो जब आप मैक्लॉड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन की वीडियो, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर आपने चेस्ट का एग्जामिनेशन सीखना है। सबसे पहले आप लोग मैक्लॉड क्लिनिकल एग्जामिनेशन की वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो चेस्ट एग्जामिनेशन उन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि आप लोगों ने कैसे एग्जामिन करना है चेस्ट को। फिर आप उसी चेस्ट एग्जामिनेशन की जो टॉपिक है या चैप्टर है वो बुक में से पढ़ लेंगे। जब आप उधर से देख लेंगे और बुक में से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को बहुत ही ईजी हो जाएगा एग्जामिन करना। उसमें बुक में ये भी लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर अगर कार्डियोमेगैली है, चेस्ट एग्जामिन आप लोग कर रहे हैं और कार्डियोमेगैली है, तो कार्डियोमेगैली की क्या काजेज़ हो सकती हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल उसमें मैक्लॉड क्लिनिकल एग्जामिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एंडोकार्डाइटिस की क्या काजेज़ हो सकती हैं, जिस तरह ये है ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की क्या काजेज़ हो सकती हैं, इस तरह पल्मोनरी स्टीनोसिस या एओर्टिक स्टीनोसिस की क्या काजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से कार्डियोमेगैली हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ काजेज़ वहाँ पे लिखी हुई होती हैं
तो ये लोग आप लोगों से क्लिनिकल एग्जामिनेशन में यही चीज़ें ही पूछी जाएंगी। तो मैकलॉड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेस्ट बुक है और इसके साथ मैकलॉड क्लिनिकल एग्जामिनेशन की वीडियोस भी बेस्ट हैं। फिर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप किसी जिस्म के किसी से का एग्जामिनेशन पढ़ लें तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कोलीग के साथ उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। मेरी आदत होती थी कि जब हम PMDC के थर्ड पर स्टेप की जो हमारा आस्क एग्ज़ाम था, जो इसी तरह जिस तरह आप लोग का NLE2 है, इसी तरह का एग्ज़ाम था और हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरा अपना कोलीग था, मैं अपने कोलीग्स के साथ इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता था। मिसाल के तौर पर हमने अपना एक स्केड्यूल बनाया हुआ था कि आज हम मिसाल के तौर पर अगर हम क्रेनियल नर्व्स एग्जामिन कर रहे हैं तो हम सारी क्रेनियल नर्व्स को एक दिन में एग्जामिन करते थे। फिर वो मैं पेशेंट बन जाता था, वो डॉक्टर बन जाता था, फिर वो डिमॉन्स्ट्रेट करता था कि इस क्रेनियल नर्व को एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, मैं सारा उसके पेशेंट के तौर पे होता था। फिर वो पेशेंट बन जाता था, मैं डॉक्टर बन जाता था, फिर मैं क्रेनियल नर्व्स को एग्जामिन करता था। तो इस तरह जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम बुक भी पढ़ लेते हैं, वीडियोस भी देख लेते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। हम जब वहाँ पे जाते हैं एग्जामिनेशन रूम में, एक तो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, फिर एग्जामिनर का प्रेशर होता है, हमारे पास वहाँ पे रियल पेशेंट पड़ा होता है, वो बाद वक़्त कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा होता या जिस तरह आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ पे फिर बंदे के ऊपर प्रेशर आ जाता है और बंदा एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इज़ द मदर ऑफ़ ऑल स्किल्स। कोई भी स्किल अगर आपने सीखनी है तो प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। हम अभी पार्ट 1 की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम अभी FCPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेनर है, हम तो वो हमें बड़ा तंग करते हैं, हम बड़े तंग हैं उससे, लेकिन मेरे ख्याल में तो वो हमारे लिए अच्छा है कि वो हमें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखा रहा है। हमें रियल पेशेंट पे वो कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेट करो। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि हाँ मुझे क्रेनियल नर्व 6 डिमॉन्स्ट्रेट करो, किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, क्रेनियल नर्व 10 किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, क्रेनियल नर्व 4 किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। हमें रियल पेशेंट पे कहता है कि करके दिखाओ। तो हमें थोड़ा बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल काम है, लेकिन असल में तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, जो कि FCPS पार्ट 2 की एग्जामिनेशन में आती है। बहरहाल तो मैं आप लोगों से कहना ये चाह रहा था कि आप जब भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के मैकलॉड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन पढ़ें, फिर उसकी वीडियोस देखें और फिर अपने कॉलेज के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसके प्रैक्टिकल ज़रूर करें, फिर आप लोगों को पता चलेगा। और बेस्ट वे तो ये है, अगर इससे भी आप लोग अच्छा करना चाहते हैं तो बेस्ट वे ये है कि आप 3 बंदे हो जाएँ। एक बंदा एग्जामिनर हो जाए, एक बंदा स्टूडेंट हो जाए, कैंडिडेट हो जाए, और तीसरा पेशेंट हो जाए। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, आप एग्जामिनर उधर बैठ है चेयर पे, वो कहता है कि हाँ आएँ और चेस्ट को एग्जामिन करें। आप चेस्ट को एग्जामिन करते हैं, फिर एग्जामिनर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन करता है, फिर इसी तरह तब्दील होते जा रहे हैं। एग्जामिनर पेशेंट बन जाए, पेशेंट कैंडिडेट बन जाए, कैंडिडेट एग्जामिनर बन जाए। तो इसी तरह जब आप 3 बंदे डिमॉन्स्ट्रेट करते रहेंगे और इस स्किल को इसी तरह दोहराते रहेंगे, पेश करते रहेंगे, तो ये आपके लिए सेम सिनेरियो बन जाएगा। आप जब उधर एग्जामिन रूम में जाएंगे तो आप लोगों को फील ही नहीं होगा कि आप किसी नई जगह पे आ गए हैं या आप कोई नया काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई होती है। तो सबसे बेस्ट वे तो यही है कि मेरे ख्याल में आप लोग इस तरह प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इज़ द मदर ऑफ ऑल स्किल्स। अच्छा, फिर कुछ लोग हमारी तरह होते हैं, लेज़ी होते हैं, कुछ लोग इससे भी लेज़ी होते हैं। वो कहते हैं कि हमसे वीडियोस तो नहीं देखी जाती हैं, हमसे तो बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं। फिर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि सिम्स अकेडमी लाहौर, वहाँ पे जब हम पार्ट 3 की जो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, हम ये वीडियोस भी देख रहे थे, ये बुक भी पढ़ रहे थे, लेकिन साथ में हम सिम्स में ट्रेनिंग भी करते थे। वहाँ पे हमारे बहुत ही अच्छे टीचर हैं, माशाल्लाह वो बहुत ही काबिल बंदे हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हीं की वजह से हमने पार्ट 3 भी पास किया। डॉक्टर जमशेद सर, अच्छा अब उनकी अपनी एकेडमी है सिम्स एकेडमी, तो मैं आप लोगों को वो भी रेकमेंड करूँगा कि आप लोग सिम्स एकेडमी, अगर ख़ुद आप लोग नहीं कर सकते तो लाहौर में है सिम्स एकेडमी, पुराने अनारकली बाज़ार के साथ है सिम्स एकेडमी, तो आप लोग वहाँ चले जाएँ, वहाँ पे पार्ट 3 की ट्रेनिंग करें। सर जमशेद से कांटेक्ट कर लें, लाहौर में उनका फेसबुक पेज भी है, सिम्स एकेडमी के नाम से फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें। और अगर वहाँ पे नहीं कर सकते तो फिर ख़ुद भी प्रिपेयर करें। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर आप ख़ुद प्रिपेयर कर सकते तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप लोग थोड़े लेज़ी हैं, आप लोग कहते हैं कि हम खुद चीज़ों को गाइड नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, अपने प्लान्स को फॉलो नहीं कर सकते और आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बड़े एक्टिव होते हैं, वो खुद से चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, जब तक उनके ऊपर से प्रेशर ना आए, उनको कोई कहने वाला ना हो, तो वो खुद से नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके से रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही अच्छी अकेडमी हमारे सर जमशेद की है, सिम्स अकेडमी लाहौर में, पुराने अनारकली बाज़ार में है। तो वहाँ से आप चले जाएँ, वो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं, वो प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं एग्ज़ाम के लिए वो भी आप लोगों को, जो क्वेश्चन होते हैं वो भी रिक्वायर जो होते हैं वो भी करवाते हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, और आप लोगों को सारा मतलब जो जो एग्जामिनेशन में आता है और जो एग्ज़ाम में जो जो चीज़ें आती हैं वो टू द पॉइंट वो भी क्लियर करवाते हैं। तो उससे आपका पास करना 100% पॉसिबल हो जाता है। तो वो भी एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। बहरहाल फिर भी पढ़ना आप लोगों ने खुद है, मेरी ये सजेशन है कि आप लोग भरपूर तैयारी करें। NLE पार्ट 1 जिस तरह अभी बहुत से लोगों ने दिया है और बहुत से लोगों ने क्लियर किया, जिस तरह मैं डे 1 से कह रहा था जब भी ये NLE आया है, मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि बजाय इस एग्ज़ाम को अपोज करने के एक न्यू चेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान में। इस तरह हम ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंजेस आती हैं, एग्ज़ाम में चेंजेस आते हैं। अगर हम ये कहें कि पुराना सिस्टम लगा रहे तो पुराना सिस्टम वक्त के साथ साथ फंक्शनल नहीं होता, डिसफंक्शनल हो जाता है। वो उसमें उतनी सकत नहीं रहती कि वो आप लोगों को कुछ दे सके। तो सिस्टम में चेंजेस अच्छी होती हैं। चेंजेस को अपने जो लोग जितनी चेंजेस को जितना जल्दी एक्सेप्ट करते हैं वो उतना जल्दी आगे निकल जाते हैं। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि बजाय इसको अपोज करने के NLE पार्ट 1 दें। तो जिन लोगों ने NLE पार्ट 1 दिया है उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बहुत ईजी एग्ज़ाम था। अब वक्त के साथ साथ ये एग्ज़ाम टफ होता जाएगा। सेम वे NLE पार्ट 2 के बारे में भी है। जो लोग NLE पार्ट 2 जल्दी देंगे उनका NLE पार्ट 2 जल्दी क्लियर होगा। वजह यह है कि शुरू में वो एग्ज़ाम को चूँकि लागू करना चाहते हैं, तो वो एग्ज़ाम शुरू में इजी एग्ज़ाम रखते हैं, बाद में इसको टफ़ करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो जितना जल्दी एग्ज़ाम हो सके एग्ज़ाम दें। अगर खैर है आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते तो खैर है, कोई नहीं, लेकिन प्रिपरेशन अच्छी करें। और ये ना सिर्फ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, उसके बाद जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, लेट्स सपोज आपने हाउस जॉब करनी है, हाउस जॉब अगर कर ली है, अगर आप लोगों ने MO जॉब करनी है, MO जॉब वगैरह हो गई, आप लोग FCPS की ट्रेनिंग करनी है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आप लोगों को बहुत यूज़फुल रहेंगी। हमने ये चीज़ें PMDC 3rd स्टेप के लिए सीखी थी, लेकिन जब अभी हम पार्ट 2 की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी हम FCPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अभी हमें ये चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल यूज़ हमें यहाँ पे पेशेंट के साथ करना पड़ता है। तो हमारी ये सजेशन है, भरपूर तैयारी करें, एग्ज़ाम दें। ये वर्ल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो इसमें फ़िट होगा, जो सबसे फिटेस्ट होगा, जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, वही एक्सेल करेगा। मेडिकल फील्ड में सेचुरेशन हो रही है, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा सेचुरेशन हो गई है, बाकी प्रोविंसेस में भी सेचुरेशन हो रही है। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को आगे लाएं और वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करें। तो हमारे ये आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह करे आपका एग्ज़ाम जल्द पास हो जाए और आप क्लिनिकल सेटअप में आ जाएं और आप लोग एज ए डॉक्टर फंक्शनल रेजिडेंट काम करना शुरू कर दें। पाकिस्तान को आप जैसे नौजवान डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।